Alright, today we are going to discuss the third lecture of nutrigenomics, and the topic of our lecture is genetic predisposition for nutrition related diseases. अब इसका मीनिंग क्या है? बेसिकली आज के लेक्चर में आप लोग स्टडी करेंगे कि कैसे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो है वो डिजीज ट्रांसफर होता है, और स्पेसिफिकली जो न्यूट्रिशनल रिलेटेड डिजीज हैं, न्यूट्रिशन रिलेटेड डिजीज हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. कंटेंट्स ऑफ द लेक्चर इंक्लूड्स जेनेटिक्स एंड हेल्थ, and genetic susceptibility, importance of genetic susceptibility, chronic and emerging issues related to health. So before starting, I want to ask you what we get or inherit from our family. What are those things which we inherit from our family? Genes, very good. Skin color, very good. Hair color, behavior, very good. habits, eye color, ma'am, eye color, height, ठीक है, eye color. ठीक है, हम सेट ऑफ जीन्स जो है वो बेसिकली इनहेरिट करते हैं, और इसके अलावा फिर जो भी फिनोटाइप्स हैं या फिनोटिपिकल ट्रेट्स हैं वो भी डायरेक्टली हमारे हम पेरेंट्स से लेते हैं. मैम डिजीज हो सकती है इसमें, जिस तरह शुगर होती है, ओबेसिटी वगैरह, इस तरह वेरी की. गुड. तो आज का टॉपिक है वो इसी चीज के ऊपर है कि हम किस तरह से अपने पेरेंट्स से डिजीजेस इनहेरिट कर रहे हैं. ठीक है, इसके अलावा हम जो है डिफरेंट कल्चरल एंड सोशियो इकोनॉमिक एक्सपीरियंसेस भी जो हैं वो इनहेरिट करते हैं अपनी फैमिली में. Possible causes of human illnesses are many, but family history plays a significant role, and it is one of the strongest risk factor for common diseases such as cancer, CVD, diabetes, psychiatric illnesses, autoimmune disorders, and hormonal diseases. ठीक है, जैसे अभी डिस्कस किया आप लोगों ने कि हम अपनी फैमिली से सेट ऑफ जीन्स इनहेरिट करते हैं, इसी तरह हम उनसे डिजीजेस भी इनहेरिट करते हैं. और जितने भी मेजर डिजीजेस हैं जो कि न्यूट्रिशन रेलेवेंट हैं, जैसे कि सीवीडी हो गया, डायबिटीज, कैंसर, ये सारे डिजीजेस जो हैं हम अपनी फैमिली से इनहेरिट करते हैं. Now let's talk about the changes in the DNA sequence. अब DNA में 4 different type of changes होते हैं. ठीक है, DNA sequence में change जो है वो होगा when a DNA sequence with a change in one nucleotide, अगर एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो, फॉर एग्जाम्पल T to an A चेंज हो जाए, तो ये एक टाइप ऑफ चेंज है. इसके अलावा एट टाइम्स क्या होता है कि डिलीशन हो जाती है T न्यूक्लियोटाइड की. आप ये देख सकते हैं ये थर्ड एग्जाम्पल में कि हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड पेयर प्रेजेंट ही नहीं है, डिलीट हो गया है. And third type of change is when there is an addition of an extra nucleotide. So these are the different 4 different changes in the DNA sequences which occur when we inherit set of genes from parents to offspring. ठीक है, अब वो चेंजेस क्या हैं? एक तो सीक्वेंस में चेंज आ जाएगा, जैसे आप ये देख सकते हैं फर्स्ट में कि TTG है, तो इसकी सीक्वेंस में चेंज आ सकता है. इसके अलावा क्या हो सकता है कि कोई बेस पेयर जो है वो चेंज हो जाए फ्रॉम T to A, और इसके अलावा डिलीट हो सकता है. और लास्ट टाइप ऑफ चेंजेस कि व्हेन देयर इज एन एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा T न्यूक्लियोटाइड. ये चेंजेस मैंने इसलिए डिस्कस किए हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन दी in your information, genetic information transfer from parents to the offspring. Another important concept which you need to understand is the difference between mutation and polymorphism. Mutation और polymorphism में difference क्या है जी बच्चों? मैम म्यूटेशन जो होती हैं वो जो चेंजेस आ रही होती हैं उनके अंदर, और पॉलीमॉर्फिज्म का नहीं पता मैम. को पता है पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? मैम पॉलीमॉर्फिज्म आई थिंक सो एनिमल्स में होता है, और ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है उनकी लाइफ में. मैम के एक जीन की म्यूटेशन की वजह से दूसरी जीन का एक्सप्रेशन भी कंट्रोल होता है. फॉर एग्जांपल व्हाइट कैट्स
कि उसके अंदर जो हेयरिंग की जीन है वो उसके कलर को कंट्रोल करती है, फर के कलर को कंट्रोल करती है। ठीक है, रमीशा का पॉइंट, म्यूटेशन, अगर म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी अगर 1% से ज़्यादा हो, मतलब किसी पॉपुलेशन के अंदर म्यूटेशन जो है वो 1% से ज़्यादा हो रही है, बार बार हो रही है, तो वो पोलीमॉर्फिज्म में आता है। ठीक है, और उसकी वजह से ऑब्वियसली जो दूसरे ट्रेट्स हैं, जो जो दूसरे फिनोटिपिकल चेंजेस हैं, वो भी उसमें हो जाते हैं पोलीमॉर्फिज्म में। ठीक है, और म्यूटेशन जो है वो सिंपली ऑल्ट्रेशन है ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ अ जीन। तो अगर हम डिटेल में देखें पॉलीमॉर्फिज्म म्यूटेशन में क्या डिफरेंस है, म्यूटेशन इज अ परमानेंट ऑल्ट्रेशन while polymorphism is a presence of one or more gene allele at a particular locus in a particular population। और म्यूटेशन जो है वो फिजिकल इवेंट है, और पोलीमॉर्फिज्म को हम पॉपुलेशन एट्रीब्यूट कहते हैं, क्योंकि हम एज अ होल पॉपुलेशन में देख रहे होते हैं कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। देन म्यूटेशन जो है वो सिंगल बेस पेयर चेंज है, और इसकी एग्जाम्पल जो है म्यूटेशन की हमारे पास आ जाती है सिकल सेल एनीमिया की, हीमोफीलिया की। वाइल ऑन द अदर हैंड पोलीमॉर्फिज्म की अगर हम बात करें तो ह्यूमन जेंडर और ब्लड ग्रुप टाइप ABO, ये दोनों जो है वो पोलीमॉर्फिज्म की एग्जाम्पल है। ठीक है, क्योंकि इनिशियली अगर हम देखें तो जेंडर जो है वो पोलीमॉर्फिज्म की वजह से स्टार्ट हुआ। ठीक है, 2 जेंडर्स में, फिर इसके अलावा ट्रांसजेंडर्स भी आ जाते हैं, तो वो जो है पोलीमॉर्फिज्म की एग्जाम्पल है। इसी तरह ब्लड ग्रुप टाइप्स जो हैं ABO, वो भी जो है पोलीमॉर्फिज्म की एग्जाम्पल है, क्योंकि ये सारे जो हैं वो हो रहे हैं पॉपुलेशन में। जो आज का मेन टॉपिक है वो जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन और जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी दोनों सेम है। ठीक है, अब जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी क्या होती है, या जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ डिजीज क्या है? It is described as the increased tendency in developing a certain disease because of the genetic composition। अगर मैं बात करूं कि जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी क्या है, तो उसका मीनिंग ये है कि इट रेफर्स टू एन इंक्रीज्ड टेंडेंसी टू डेवलप अ सर्टेन डिजीज बिकॉज ऑफ द जेनेटिक कॉम्पोजिशन। आपके जेनेटिक कॉम्पोजिशन की वजह से आपको किसी भी डिजीज का रिस्क हो सकता है, दैट इज नोन एज जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी। And how variations in the disease in the genes contribute to the variations in disease risk। जो जितनी वेरिएशन आपके जीन्स में होगी, it will lead to the variation in the disease risk। ठीक है, so these are the 2 definitions for the genetic susceptibility and genetic predisposition। मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें कि कैसे, पहले तो हमने बात की कि हम क्या क्या इनहेरिट करते हैं, अब हम ये बात करेंगे कि हम किस तरह इनहेरिट करते हैं। तो इनहेरिटेंस पैटर्न्स डिस्क्राइब हाउ अ डिजीज इज ट्रांसमिटेड इन फैमिलीज एंड दीज पैटर्न्स हेल्प टू प्रेडिक्ट द रिकरेंस रिस्क फॉर द रिलेटिव्स। जिस तरह से इनहेरिटेंस या कह लो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास ऑन हो रही है टू अनदर जनरेशन, वो डिफाइन करता है कि रिस्क, आपका डिजीज का रिस्क कितना होगा या किस तरह से वो डिजीज आपके अंदर हो सकता है। इसके अलावा इट ऑल्सो प्रिडिक्ट्स दी रिकरेंस रिस्क फॉर द रिलेटिव्स, मतलब आपके रिलेटिव्स में जो है वो डिजीज कितना आ सकता है, कितने % आ सकता है, ये वो फैक्टर्स हैं जो कि डिफाइन करते हैं जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी को और प्रीडिस्पोजिशन को। सो देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स, पर्टिकुलरली 4 फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमिन करते हैं या रोल प्ले करते हैं जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी और प्रीडिस्पोजिशन में। फर्स्ट फैक्टर जो है वो है सिंपल मेंडेलियन पैटर्न्स ऑफ डिजीज इनहेरिटेंस। अब मेंडेलियन पैटर्न्स ऑफ डिजीज इनहेरिटेंस जो है नॉर्मल मोड ऑफ इनहेरिटेंस है, जैसे आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है और एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है। सो ये बेसिकली पैटर्न है जिसकी बेसिस के ऊपर आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम पेरेंट्स टू दी ऑफस्प्रिंग। एक तो ये फैक्टर है। ठीक है, दूसरा फैक्टर जो कि डिटरमिन करेगा जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी को, इट इज एलीलिक हेट्रोजेनिटी। अब एलीलिक हेट्रोजेनिटी, एलीलिक से आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये एलील से रेलेवेंट है। हेट्रोजेनिटी मींस हेट्रो मींस वेरिएंस और डिफरेंस, जेनेटी मींस जीन्स में। तो एलीलिक हेट्रोजेनिटी मतलब कि आपके एलील्स में क्या वेरिएंस और चेंजेस आ रहे हैं जिसकी बेसिस के ऊपर आपकी जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी डिपेंडेंट है।
एटियोलॉजिक हेट्रोजेनिटी क्या होती है? एटियोलॉजी जो है वो रेफर करती है एनवायरनमेंट को, ठीक है। व्हाट इज एटियोलॉजी? एटियोलॉजी रेफर्स टू द एनवायरनमेंट और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। आपके एनवायरनमेंट में कितनी वेरिएशन है, या आपके एनवायरनमेंट में कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपके जीन्स को या जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी को अफेक्ट करेंगे, ये हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट फैक्टर जो है वो है एपिजेनेटिक्स। अच्छा जी बच्चों, एपिजेनेटिक्स जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आप इस पूरे कोर्स में पढ़ेंगे, तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और एपिजेनेटिक्स का न्यूट्रोजेनोमिक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग आप कह सकते हैं कि रोल है, क्योंकि हम जहाँ पे भी न्यूट्रोजेनोमिक्स में डिजीज़ के बारे में बात करेंगे वहाँ पे हम एपिजेनेटिक वेरिएशंस को या एपिजेनेटिक्स को स्टडी करेंगे। अब ये एपिजेनेटिक्स क्या होता है? एपिजेनेटिक्स जो है it is the study which explains the gene expression या जीन की रेगुलेशन कैसे हो रही है, ठीक है। यानी कि जीन, जैसे मैंने आपको शुरू के लेक्चर्स में बताया था, न्यूट्रोजेनोमिक्स में हम जीन एक्सप्रेशन को स्टडी करते हैं, तो एपिजेनेटिक्स में हम जीन के एक्सप्रेशन को स्टडी कर रहे होते हैं कि कैसे जीन के एक्सप्रेशन में चेंजेस आए और जीन जो है वो कैसे टर्न ऑन हुआ या कैसे ऑफ हुआ। अब जो है ना एपिजेनेटिक्स वो 3 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, या आप कह सकते हैं कि एपिजेनेटिक्स में 3 डिफरेंट टाइप के चेंजेस आते हैं जिनको हम स्टडी करते हैं, जिसकी वजह से आपका जीन एक्सप्रेशन इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले हमारे पास मिथाइलेशन और एसिटाइलेशन आ जाता है, ठीक है। और फिर इसके बाद हमारे पास हिस्टोन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस आ जाती हैं एंड नॉन कोडिंग आरएनए मीडिएटेड जीन साइलेंसिंग आ जाती है। एपिजेनेटिक्स के ऊपर एक पूरा लेक्चर है, इंशाल्लाह आप इसको आगे जाकर दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन शुरू के लेक्चर्स में मैंने आपको इसलिए इसका कॉन्सेप्ट दिया है क्योंकि बीच में जितने भी लेक्चर्स आएंगे वहाँ पे आप एपिजेनेटिक ऑल्ट्रेशंस को स्टडी करोगे, तो इसलिए आपको क्लियर होना चाहिए कि एपिजेनेटिक्स क्या है। अब हम वन बाय वन ये सारे फैक्टर्स देख लेते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस क्या होती है जी बच्चों? जो डोमिनेंट रिसीव वो होती है मैम। ठीक है, अगर कोई जीन है, ठीक है, वो डोमिनेंट, एक कॉपी ऑफ अलील जो है वो इनफ है फॉर द एक्सप्रेशन इन द ऑफस्प्रिंग, तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। फिर इसके बाद हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव आ जाता है। मैं इनकी डिटेल में इसलिए नहीं जा रही क्योंकि बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट आप ये ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस जो है इसमें 2 कॉपीज ऑफ द डिजीज एलील आर रिक्वायर्ड for an individual to be susceptible for expressing the phenotype, and parents are the gene carriers, they are not affected, ठीक है। अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो कैरियर हैं किसी एक डिजीज के, तो पॉसिबिलिटी है कि आगे ऑफस्प्रिंग में जो है वो डिजीज डोमिनेंट हो या एक्सप्रेस हो। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस जो है ये वो है जिसमें only one copy of allele on the X chromosome is required for an individual to be susceptible to an X linked dominant disease. एलिलिक हेट्रोजेनिटी की बात करते हैं। एलिलिक हेट्रोजेनिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मल्टीपल म्यूटेशन विद इन अ सेम जीन एंड दे आर फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद द सेम डिजीज। एक ही आपके जीन के अंदर जो है वो म्यूटेशन होती है, मल्टीपल म्यूटेशन होती है, और वो म्यूटेशंस जो है वो रिलेटेड है विद द सेम डिजीज। और इसकी एग्जांपल जो है वो बीटा थैलेसीमिया की है। इट इज कॉज्ड बाय सेवरल डिफरेंट म्यूटेशंस इन द बीटा ग्लोबिन जीन। Etiologic heterogeneity, I have explained it refers to the environmental factors. So combined effect of the environmental and genetic heterogeneity, and they are the influence, the environmental influences are also known as non-genetic factors, ठीक है। Etiologic heterogeneity वो है जिसमें हम environmental factors को study कर रहे हैं, और environmental factors जो हैं वो non-genetic factors भी, हम उनको non-genetic factors भी कहते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हो सकती हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स की या नॉन जेनेटिक फैक्टर्स की? इट इंक्लूड्स दी टेम्परेचर, ठीक है, आपका क्लाइमेट आ जाता है, इंक्रीज्ड हाइजीन है, डिक्रीज रेट ऑफ द इंफेक्शन है, वैक्सीनेशन, एंटीबायोटिक्स, ड्रग्स, वीट कंजम्पशन, आयोडीन लेवल्स। अच्छा, टेम्परेचर जो है वो कैसे रोल प्ले करेगा आपके डिजीज के ससेप्टेबिलिटी में? इसके एग्जांपल मैं आपको ऐसे ही देती हूँ, जैसे पाकिस्तान के अंदर जो डिजीजेस हैं बेस्ड ऑन आवर क्लाइमेट वो डिफरेंट होंगे एज कंपेयर टू दोज पीपल हु आर लिविंग इन दी यूरोपियन
एरिया, अगर कोई यूरोपियन साइड से है तो उसके जीन्स में डिजीज के ससेप्टेबिलिटी जो है वो डिफरेंट होगी एज कम्पेयर टू दी पीपल हु आर लिविंग इन पाकिस्तान। इसी तरह जो इंक्रीज हाइजीन है, हाइजीन जो है बच्चों वो कैसे रोल प्ले करेगी, अगर हाइजीन ज़्यादा होगी तो इम्यूनिटी जो है वो वीक होगी, और बेस्ड ऑन दैट आपके जो जीन्स हैं वो उनका एक्सप्रेशन डिफरेंट होगा, और आपके जीन्स में जो डिजीजेस हैं उनकी ससेप्टेबिलिटी वो भी डिफरेंट होगी। इसी तरह डिक्रीज रेट ऑफ द इन्फेक्शंस, अगेन जो इन्फेक्शंस हैं वो रिलेट होती हैं इम्यूनिटी के साथ। वैक्सीनेशन, एंटीबायोटिक्स, ठीक है, ये भी इम्यूनिटी के साथ रिलेटेड हैं। ड्रग्स आ जाते हैं, कुछ ड्रग्स जो हैं वो आपके डायरेक्ट जीन के एक्सप्रेशन को चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हैं जो कि हाइपरटेंसिव, एंटी हाइपरटेंसिव हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट या उसका इम्पैक्ट जो है वो फर्दर अगर आपके सेट ऑफ जीन्स के ऊपर होगा, ठीक है। वीट कंजम्पशन, अब वीट कंजम्पशन जो है वो रिलेट होती है बेसिकली सॉइल क्वालिटी के साथ, ठीक है। जो भी प्लांट्स हैं वो अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं सॉइल से। अब पाकिस्तान की सॉइल में या कि पाकिस्तान के एक पर्टिकुलर एरिया की सॉइल में और दूसरे प्रोविंस की सॉइल में डिफरेंस होगा। फॉर एग्जांपल कराची की सॉइल में और लाहौर की सॉइल में डिफरेंस है, तो बेस्ड ऑन दैट आपके जो प्लांट्स हैं उनकी इसकी वीट कंजम्पशन की एग्जांपल में ऐसे आता है कि लेट्स सपोज आपकी वीट क्रॉप्स में जो है वो प्रॉपर पानी नहीं मिल रहा है, ठीक है, वाटर सप्लाई शॉर्ट है, तो क्या होगा कि उस प्लांट में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा होगा, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज प्रोड्यूस होंगी, और अगर आप इस टाइप की क्रॉप को कंज्यूम करोगे तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट आपके जीन्स के ऊपर आएगा। तो इस तरह से इनडायरेक्टली वीट कंजम्पशन जो है, ऑल्दो इट इज़ अ नॉन जेनेटिक फैक्टर और ये एक एनवायरमेंटल फैक्टर है, लेकिन इसका इफेक्ट जो है वो आपके जीन एक्सप्रेशन के ऊपर आ रहा है। Iodine level, cigarette smoking or increased wealth, these are the some of the factors which also influences the disease risk. Overcrowding, virus infections, early exposure to the cow's milk, reduced rates or duration of the breastfeeding, vitamin D and nitrite consumption. So these are the different examples of the non-genetic factors or the environmental factors जो कि आपके disease की susceptibility को और आपके gene के expression को affect करते हैं। Now what is epigenetics? Again I will repeat कि ये बहुत important concept है, आप इसको लिख लें। Epigenetic is the study of mechanisms of gene activity or expression, study of the mechanism of gene activity or expression during the development of a complex organism. ठीक है, एपिजेनेटिक्स में हम लोग मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे कि कैसे आपका जीन एक्सप्रेशन जो है वो इफेक्ट हो रहा है थ्रू आउट द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। So epigenetic can be used to describe anything other than the DNA sequence that influences the development of an organism. एपिजेनेटिक्स में हम डीएनए सीक्वेंस चेंजेस को नहीं स्टडी करते, हम म्यूटेशन को स्टडी नहीं करते, लेकिन इसके अलावा जो चेंजेस आपके जीन एक्सप्रेशन में आ रहे हैं हम उनको कवर करते हैं। और epigenetic consists of the three following processes. Number one is the methylation and acetylation. Number two is histone post-translational modifications. And number three is non-coding RNA mediated gene silencing. ये लिख लें, ठीक है। एपिजेनेटिक्स में 3 प्रोसेसेस होते हैं। Number one is the methylation and acetylation on the DNA or RNA. Secondly, we have histone post-translational modifications. And third is the non-coding RNA mediated gene silencing. अब हम देखते हैं कि डीएनए मिथाइलेशन क्या होती है, ठीक है। मिथाइलेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ द मिथाइल ग्रुप।
तो DNA methylation involves a covalent addition of a methyl group to 5 carbon at CpG site. अब CpG साइट कौन सी है? जो साइटोसिन और गुआनिन की साइट है उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप जो है वो जाके ऐड हो जाता है। और जब डीएनए की मिथाइलेशन होती है इट इज एसोसिएटेड विद जीन साइलेंसिंग। जीन जो है वो टर्न ऑफ हो जाएगा, वो एक्सप्रेस नहीं होगा अगर डीएनए की मिथाइलेशन हो रही है। ये पिक्चर में एक्सप्लेन किया गया है कि मिथाइल ग्रुप आप देख सकते हैं कि वो जाके ऐड हो रहा है एट 5 कार्बन ऑफ द साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड, और फिर उसकी वजह से ये क्रॉस मीन्स के जीन जो है वो एक्सप्रेस नहीं होगा। ठीक है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि डीएनए मिथाइलेशन से जीन एक्सप्रेस नहीं होता, जीन साइलेंट होता है, और डीएनए डीमिथाइलेशन से जीन जो है वो एक्सप्रेस होगा। इसी तरह एसिटाइलेशन आ जाती है। एसिटाइलेशन में क्या होता है कि एसिटाइल ग्रुप जो है वो जाके ऐड होता है। हिस्टोन मॉडिफिकेशंस में हमारे पास हिस्टोन की एसिटाइलेशन आ जाती है और डीएसिटाइलेशन आती है। अगर हिस्टोन्स में डीएसिटाइलेशन होगी तो जीन एक्सप्रेशन नहीं होगा। ठीक है, और जीन एक्सप्रेशन नहीं होने का मीनिंग ये है कि जीन जो है वो साइलेंट होगा। तो हिस्टोन डीएसिटाइलेशन प्रिवेंट्स द जीन एक्सप्रेशन while histone acetylation allows the gene expression. और एक और इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि डीएसिटाइलेशन के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड होता है उसका नाम है हिस्टोन डीएसिटाइलेज HDAC। हिस्टोन डीएसिटाइलेज HDAC क्या करवाएगा? ये डीएसिटाइलेशन करवाएगा और उसकी वजह से जीन जो है वो टर्न ऑफ होगा। और हिस्टोन एसिटाइलेशन के लिए जो एंजाइम होता है वो है उसका नाम है हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज HAT। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म्स याद कर लें आप लोग। HAT जो है वो एसिटाइलेशन करवाता है और उसकी वजह से जीन एक्सप्रेस होता है। HDAC डी एसिटाइलेशन करवाता है और उसकी वजह से जीन जो है वो एक्सप्रेस नहीं होगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो HDAC और HAT के साथ रिलेटेड है, बेसिकली HDAC और HAT जो है ना वो हिस्टोन के स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस लेके आते हैं, क्रोमेटिन स्ट्रक्चर में चेंजेस लेके आते हैं। HDAC जो है वो कंडेंस स्ट्रक्चर यानी कि कन्फाइंड स्ट्रक्चर होगा, कंडेंस स्ट्रक्चर होगा। आप ये देख सकते हैं कि एक लाइन में ये क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर है, तो इसकी वजह से जो है वो जीन एक्सप्रेस नहीं होगा। और HAT जो है वो रिलैक्स्ड क्रोमेटिन को प्रमोट करते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये रिलैक्स्ड है, इनके बीच में गैप है, तो ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिवेट हो जाता है और जीन एक्सप्रेस होता है। इसी पिक्चर में आप दोबारा देख लें कि ये आप देख सकते हैं कि कंडेंस स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो एसिटाइलेशन और डीएसिटाइलेशन से क्रोमेटिन के स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आते हैं। डीएसिटाइलेशन से कंडेंस स्ट्रक्चर होगा और एसिटाइलेशन से रिलैक्स स्ट्रक्चर होगा। रिलैक्स होगा तो जीन का एक्सप्रेशन होगा, कंडेंस होगा तो जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो कि हमारी जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी को अफेक्ट करती है वो आ जाता है HLA सिस्टम। अब HLA सिस्टम क्या है ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, बट मैं इसको रिवाइज करवा देती हूँ। HLA सिस्टम रेफर्स टू द ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन है ये, और इसका रोल ये है कि इट इनेबल्स द बॉडी टू रिकॉग्नाइज द फॉरेन प्रोटीन्स। जो माइक्स अपने म्यूट रखें। तो इट बेसिकली अच्छा जी, एंटीजेंस जो है वो क्या करते हैं कि वो फॉरेन प्रोटीन्स को रिकग्नाइज करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं। तो जो HLA सिस्टम है वो बेसिकली रिलेटेड है विद द ससेप्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट डिजीजेस, और स्पेसिफिकली इसमें हमारे पास जो ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं ये उनके साथ रिलेटेड है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज HLA सिस्टम। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है इसकी, इसका बॉडी के अंदर रोल क्या है, इसके अलावा ये कौन से क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट एट क्रोमोसोम नंबर 6,
और फर्दर ये 3 क्लासेस में क्लासिफाई होता है, क्लास 1, 2 एंड 3। ठीक है, इसकी डिटेल भी आप वैसे ही देख लेना, पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये इस कौन से क्रोमोसोम में प्रेजेंट है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं बात कर रही थी कि HLA सिस्टम जो है वो जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ अ डिजीज के साथ रिलेटेड है, और स्पेसिफिकली जो ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं उनमें प्रेजेंट होता है या उनकी ससेप्टेबिलिटी के साथ रिलेटेड है। और इसमें हमारे पास आ जाते हैं डिफरेंट डिजीजेज सच एज टाइप 1 डायबिटीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और रेबीज डिजीज या हाइपरथायरॉयडिज्म। ये वो डिजीजेज हैं जिसमें हमारे पास जीन लेवल के ऊपर एविडेंस प्रोवाइड होता है HLA सिस्टम के थ्रू कि ये फर्दर आपके जनरेशन में ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर पेरेंट्स के HLA सिस्टम में टाइप 1 डायबिटीज़ के जीन्स प्रेजेंट हैं तो पॉसिबिलिटी ये है कि वो आगे जाके ऑप्शन में एक्सप्रेस हों। ये डिफरेंट स्टडीज हुई हुई हैं जिसमें प्रूव हुआ हुआ है कि जो HLA सिस्टम है वो लिंक है with the susceptibility of the type 1 diabetes। ठीक है, ये उस स्टडी की फाइंडिंग्स हैं जो कि मेंशन हुई हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी जो है हमारे पास एपिजेनेटिक चेंजेस आते हैं, एपिजेनेटिक इंटरेक्शन होती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है? व्हाट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस? जी बच्चों, जो आप लोगों को रूमेटॉइड आर्थराइटिस का भी नहीं पता? नो मैम। मैम जॉइंट पेन। बच्चों ये एक ऑटो इम्यून, अच्छा ऑटो इम्यून डिजीजेस क्या होते हैं? मैम के बॉडी जो है वो खुद अपने सेल्स के खिलाफ, कोई स्पेसिफिक पार्ट्स के खिलाफ जो है वो इम्यून सेल्स बना, टी सेल्स और बी सेल्स बनाती है, जिसकी वजह से वो cells जो है वो डिस्ट्रॉय होते हैं। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस, बी सेल्स जो है वो पेनक्रियाज के वो ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से खत्म होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन नहीं बनती है। ठीक है रमीशा, वेरी गुड। ऑटो इम्यून डिजीजेस में क्या होता है? ऑटो मीन्स कि ऑटोमेटिकली जो है वो बॉडी आपके अपने ही सेल्स के अगेंस्ट काम करना शुरू, अपने ही डिफेंस सेल्स के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देती है, उनके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो ऑटो इम्यून डिजीज की एग्जाम्पल है, और ये इसमें बेसिकली जॉइंट्स में इंफ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, और फिर ऑब्वियसली उसकी वजह से आपके ज्वाइंट पेन्स और इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज की एग्जांपल है, और इसमें एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस होती हैं। ठीक है, जैसे मैंने शुरू में बताया था 3 टाइप की एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं। एसिटाइलेशन, डीएसिटाइलेशन हो सकती है, हिस्टोन की डीएसिटाइलेशन हो सकती है, और नॉन कोडिंग आरएनए। तो जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है इसमें मिथाइलेशन के चेंजेस आते हैं इन दी टी सेल्स और बी सेल्स, और उसकी वजह से जब मिथाइलेशन होगी तो क्या होगा? जीन एक्सप्रेस होगा या रिप्रेस होगा? मैम रिप्रेस होगा। रिप्रेस हो जाएगा। रिप्रेस होगा। ठीक है, तो जो बी सेल्स और टी सेल्स हैं उनमें मॉडिफिकेशन होगी, और इसके अलावा जो साइनोवियल फिब्रोब्लास्ट हैं इसमें भी मिथाइलेशन होती है, और उसकी वजह से वो रिप्रेस होते हैं। और जब ये रिप्रेस होंगे तो हमारी जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है वो, और जो लुब्रिकेशन और इंटेग्रिटी ऑफ द जॉइंट्स है वो दोनों इफेक्ट होती है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टी सेल्स एंड बी सेल्स ये तो पता होना चाहिए। टी सेल्स बी सेल्स में क्या डिफरेंस है? जी बच्चों, दोनों जो है वो हमारे डिफेंस होम्योस्टेसिस को या डिफेंस मैकेनिज्म को रेगुलेट करते हैं। बी सेल्स जो है वो आउटसाइड द सेल्स अटैक करते हैं, और टी सेल्स जो है वो इनसाइड द सेल अटैक करते हैं। ठीक है, दोनों के फंक्शंस में डिफरेंस है। इसके अलावा जो एक तो मिथाइलेशन हो रही है एपिजेनेटिक चेंजेस में, इसके अलावा जो हिस्टोन मॉडिफिकेशन है
वो भी होती है, यानी कि हिस्टोन की हाइपर एसिटाइलेशन होती है। अब एसिटाइलेशन से क्या होता है कि जीन जो है वो एक्सप्रेस होता है, और इसमें हाइपर एसिटाइलेशन ऑफ द इंटरल्यूकिन 6 होती है, और इंटरल्यूकिन 6 जो है वो उसकी वजह से जो है आपका जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो स्टिमुलेट होना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है। ये बेसिकली मैकेनिज्म है कि रिमोटॉइड आर्थराइटिस में वो कौन से एपिजेनेटिक चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो रही है जॉइंट्स में। ठीक है, एक तो मिथाइलेशन हो रही है टी सेल बी सेल्स की, इसके अलावा हिस्टोन्स की हाइपर एसिटाइलेशन हो रही है, और उसकी वजह से इंटरल्यूकिन 6 का एक्सप्रेशन हो रहा है, और इंटरल्यूकिन 6 जो है वो स्टिमुलेट करेगा इम्यून रिस्पॉन्स को, और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होगी। एक और डिजीज की एग्जांपल है सिस्टमेटिक लूपस एरिथमेटोसिस, और ये भी ऑटो इम्यून डिजीज है, और इसमें इम्यून सिस्टम जो है वो मिस्टेकनली अटैक करता है हेल्दी सेल टिश्यूज को। इट इज अगेन कैरेक्टराइज्ड बाय द इन्फ्लेमेशन, और इसमें भी जो टारगेट सेल्स हैं बॉडी के वो न्यूट्रोफिल्स और ग्रेनुलोसाइट्स हैं, दोनों जो हैं वो वाइट ब्लड सेल्स हैं, दोनों ग्रेनुलोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स आर दी टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। और इसमें हाइपोमिथाइलेशन होती है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं सिस्टमेटिक लूपस एरिथमेटोसिस में एपिजेनेटिक चेंजेस क्या होते हैं, तो आप लोग बताओगे कि उसमें हाइपोमिथाइलेशन होती है, और उसकी वजह से जो है वो इम्यून फंक्शन इफेक्ट होता है। ये सिम्टम्स हैं सिस्टमेटिक लूपस एरिथमेटोसिस के। क्या ये आप देख सकते हैं कि स्किन में इन्फ्लेमेशन हो रही है, रेडिश स्पॉट्स डेवलप हो रहे हैं। इसके अलावा डायबिटीज भी जो है वो उसमें भी एपिजेनेटिक चेंजेस आते हैं। अब डायबिटीज में क्या होता है, सीबीजी साइट के ऊपर मिथाइलेशन होती है। ठीक है, मिथाइलेशन होगी तो आप देख सकते हैं कि कंडेंस स्ट्रक्चर होगा और जीन जो है वो एक्सप्रेस नहीं होगा। इसके अलावा हार्ट में भी जो है एविडेंस है कि एपिजेनेटिक ऑल्ट्रेशंस होती हैं। कार्डियक हाइपरट्रोफी, व्हाट इज कार्डियक हाइपरट्रोफी? मैम के हार्ट का साइज इंक्रीज कर सकता है। वेरी गुड। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि ये भी लिंक है हिस्टोन एसिटाइलेशन के साथ, और इसमें हिस्टोन्स की एसिटाइलेशन होती है, और वो सेल्स जो कि ब्लड वेजल के फॉर्मेशन या एंजियोजेनेसिस में को प्रमोट करते हैं, वो ज़्यादा एक्सप्रेस होना शुरू हो जाते हैं, और हार्ट का साइज इंक्रीज हो जाता है। हार्ट फेलियर भी जो है उसमें भी एंजियोजेनेसिस रिलेटेड जीन्स जो हैं उनकी मिथाइलेशन होती है, और हार्ट का फेलियर हो सकता है। मिथाइलेशन की वजह से क्या होगा कि वो जीन्स एक्सप्रेस नहीं होंगे, आर्टरीज जो हैं वेजल्स जो हैं वो फॉर्म नहीं होंगे, और हार्ट फेलियर होगा। आर्टीरियल फिब्रिलेशन अगेन ये जो है रिलेटेड है विद एरिथमियाज। एरिथमियाज क्या होता है, नॉर्मल हार्ट बीट या रैपिड और इरेगुलर हार्ट बीट होती है, और इसमें भी जो है वो हिस्टोन्स की डीएसिटाइलेशन होती है। तो अगर हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि एरिथमियाज जो है वो हिस्टोन की डीएसिटाइलेशन से हो रहे हैं, तो अगर हम एचडीएसी इनहिबिटर्स को यूज करें एज अ मेडिकेशन, क्योंकि एचडीएसी क्या है, एंजाइम है। अब एंजाइम को आप जो है वो रेगुलेट कर सकते हो, उसको अपनी बॉडी के अंदर मैनेज कर सकते हो। तो अगर आप एचडीएसी इनहिबिटर्स यूज करोगे उसकी वजह से डीएसिटाइलेशन नहीं होगी, और हम एरिथमियास को ट्रीट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए एपिजेनेटिक इंफॉर्मेशन या एपिजेनेटिक ऑल्ट्रेशन जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि वो हमें हेल्प करती हैं इन ऑर्डर टू ट्रीट और मैनेज अ डिजीज। ठीक है, और ये फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ है कि एचडीएसी इनहिबिटर कैसे प्रोटेक्टिव रोल प्ले करता है। इट रिड्यूसेस द स्ट्रेस इंड्यूस्ड कार्डियोमायोसाइट ऑटोफेजी, और इसके अंदर टू जीन्स विच वर P300 एंड CREBP बाइंडिंग प्रोटीन, दे वर लिंक्ड with the cellular HAT activity, suggesting an essential role of the histone acetylation status with the hypertrophy responsive genes such as GATA4, SRF and MEF2। अब इसको देख के आपने परेशान नहीं होना है स्लाइड को देख के। ठीक है, इस स्लाइड में आपने मेन जो चीज़ याद करनी है वो ये करनी है कि एचडीएसी इनहिबिटर्स का क्या रोल है, प्रोटेक्टिव रोल क्या है अगेंस्ट द हाइपरट्रोफी। ठीक है, एक तो ये है कि ये स्ट्रेस इंड्यूस कार्डियोमायोसाइट हाइपोफेजी को रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है,
जो कि स्ट्रेस की वजह से जो हमारे कार्डियोमायोसाइट ऑटोफेजी हो रही है उसको रिड्यूस करेंगे। इसके अलावा जो आपका HAT एक्टिविटी है ये उसके साथ लिंक है, और HAT एक्टिविटी मतलब कि HAT क्या होती है, हिस्टोन एसिटाइलेज एक्टिविटी, ये उसको जो है प्रमोट करेंगे, उसको ज़्यादा करेंगे, और उसकी वजह से जो डिफरेंट जीन्स हैं जो कि इन्वॉल्व है हाइपरट्रोफी में उन वो कम हो जाएंगे, उनका स्टेटस जो है या उनके लेवल्स जो है इन योर बॉडी वो कम हो जाएंगे। इसमें जीन्स के नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए। दो इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है, एक जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड कार्डियोमायोसाइट ऑटोफेजी है वो रिड्यूस हो रही है, और इसके अलावा HAT एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, और उसकी वजह से जो जीन्स हैं जो कि रिलेटेड है विद हाइपरट्रोफी वो कम हो जाएंगे, उनका एक्सप्रेशन जो है वो कम हो जाएगा। अब हमारे पास आ जाता है कि कैसे जो है वो डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स जो हैं वो रोल प्ले करते हैं डीएनए की मिथाइलेशन में। अब आगे की स्लाइड्स में आप डिफरेंट फैक्टर्स देखेंगे जो कि एपिजेनेटिक चेंजेस या मॉडिफिकेशंस को अफेक्ट कर सकते हैं, और स्पेसिफिकली हम इस वक्त डीएनए की मिथाइलेशन को देख रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च, certain bioactive food components such as T polyphenols, genistein and isothiocyanates, all of them are the plant food sources. ये तीनों जो हैं वो डीएनए की मिथाइलेशन को कम करते हैं, और जब स्पेसिफिकली वो डीएनए वो जीन्स और सेल्स जो कि इन्वॉल्व हैं विद कैंसर और कार्सिनोजेनेसिस उनको इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो डीएनए मिथाइलेशन से क्या होता है, जीन का एक्सप्रेशन कम होता है, तो it may inhibit the development of cancer by reducing the DNA hypermethylation status in the critical genes which are associated with the cancer. ठीक है, अगेन इसमें आपको जीन्स के नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैकेनिज्म क्या है और किस वजह से जो है या एपिजेनेटिक ऑल्ट्रेशन कौन सी आ रही हैं वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो कि डीएनए मिथाइलेशन को अफेक्ट करेंगे। इसमें हमारे पास डाइट आ जाती है, स्मोकिंग है, फिजिकल एक्टिविटी है, बॉडी वेट मैनेजमेंट है। डिफरेंट डाइटरी कंपोनेंट्स also alters the DNA methylation and they also affects the genomic stability. इसके एविडेंस में हमारे पास फोलेट की एक एग्जांपल है। फोलेट जो है इट सप्लाइज द मिथाइल यूनिट फॉर द डीएनए मिथाइलेशन। फोलेट का डायरेक्ट रोल है डीएनए मिथाइलेशन में, और पॉलीफिनोल्स, फ्लेवोनॉइड्स, फाइटोएस्ट्रोजेंस एंड लाइकोपीन्स ये सारे जो हैं वो बायोएक्टिव इंग्रेडिएंट्स या कंपाउंड्स हैं जो कि डीएनए की मिथाइलेशन को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा डीएनए मिथाइलेशन जो है वो इफेक्ट होती है जेनेटिक वेरिएशन से, जेनेटिक वेरिएंट से, एनवायरमेंटल कार्सिनोजेनेसिस और इन्फेक्शियस एजेंट्स। ये तीन ऐसे एक्सटर्नल या नॉन जेनेटिक फैक्टर्स हैं जो कि आपके डीएनए मिथाइलेशन को अफेक्ट करते हैं। Environmental conditions during the critical developmental stages also influences the genetic stability. ठीक है, environmental conditions यानी कि जो आपके environment में सराउंडिंग में जो भी environment होगा वो अफेक्ट करेगा आपकी जीनोमिक स्टेबिलिटी को, या आपकी उसकी वजह से आपके जीन एक्सप्रेशन में चेंजेस आ सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैं इसी तरह दूंगी कि डेवलपमेंटल स्टेजेस कौन से होते हैं, डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ लाइफ कौन से हैं बच्चों, कौन सी एज में डेवलपमेंट होती है? हुदा? मैम इन्फेंट लाइफ जो होती है। ठीक है, फ्रॉम इन्फेंसी टू चाइल्डहुड। ठीक है, यस मैम। आप लोगों की कॉन्टिन्यूसली डेवलपमेंट होती है। ठीक है, अगर उस फेज ऑफ लाइफ में किसी भी न्यूट्रिएंट की कोई डेफिशिएंसी हो उसका इम्पैक्ट उस इंडिविजुअल के जीन एक्सप्रेशन पे पड़ता है, और फिर उसके बाद लेटर ऑन उसकी अडल्ट लाइफ में डिजीजेस होने के चांसेस होते हैं। और अगर मैं इन्वायरमेंटल कंडीशंस को एक्सप्लेन करूं, एक तो डाइटरी फैक्टर्स आ गए, वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस में आ जाते हैं। इसके अलावा एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस है,
इसके अलावा ऑक्सीजन लेवल्स इन योर एनवायरनमेंट है, ठीक है। जो लोग लो ऑक्सीजन लेवल एनवायरनमेंट में रहते हैं या जिनकी एनवायरनमेंट में पोल्यूशंस ज़्यादा हैं, उनके जीन एक्सप्रेशन के अंदर चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो कि नॉन जेनेटिक फैक्टर्स हैं जो कि आपके जेनेटिक एक्सप्रेशन को इफेक्ट कर रहे हैं थ्रू आउट योर लाइफ। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। बच्चों लेक्चर समझ आया है? यस मैम। चलिए, दुआ आपकी आवाज नहीं आई बच्चे, दोबारा बोलोगे? मैम मैं ये पूछ रही थी, जो हिरोशिमा और नागासाकी में अटैक की वजह से जो म्यूटेशन आई थी उनके जेनेटिक्स में, बिल्कुल। वो हमारे पास एग्जाम, पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जांपल है ना, बिकॉज बिल्कुल उनकी पूरी पॉपुलेशन उसमें वो हुई थी। एग्जैक्टली, ठीक है। ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि उनके पूरे जीन एक्सप्रेशंस के अंदर चेंजेस आए। कोई एक और बच्चा बात कर रहा है, उसकी बहुत आहिस्ता आवाज आ रही है। कौन स्टूडेंट है वो? दोबारा क्वेश्चन पूछे। डायबिटीज से रेलेवेंट कोई क्वेश्चन पूछा था। बच्चे आपकी आवाज क्लियर नहीं आई है। अच्छा जी बच्चों, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के साथ असेसमेंट प्लान शेयर करूंगी। तो जितने भी लेक्चर्स हम लोगों ने कवर किए हैं, प्लीज़ इनको गो थ्रू करें साथ साथ, क्योंकि एंड पे आप लोगों के साथ ये होगा कि आपके स्कूल ने ये डिसाइड किया है कि सब एक वीक के अंदर जो है सब लोग अपनी क्विजेज लेंगे, एक वीक के अंदर सब लोग अपने मिड टर्म्स लेंगे। तो आप लोगों के पास सारे कोर्सेज का बर्डन एक साथ हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपने लेक्चर्स को साथ साथ पढ़ें, ताकि अपने उस टाइम पीरियड में जब आपके एग्जाम्स हो उसमें सिर्फ रिविजन करें, ठीक है। और मैं अपने सब्जेक्ट की बात करती हूँ न्यूट्रोजेनोमिक्स की, कि जब आप लोगों के 5 लेक्चर्स पूरे हो जाएंगे तो आप लोगों का एक शॉर्ट क्विज होगा एलएमएस पे, ठीक है। वर्कशीट होगी, बेसिकली डिफरेंट केस सिनेरियोज होंगे रिलेटेड टू योर टॉपिक जो कि आप लोगों ने 5 लेक्चर्स में कवर किए हैं, और वो आपने सॉल्व करने होंगे, ठीक है। पैटर्न, वेटेज और नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये मैं बाद में शेयर करूंगी, बट अभी मैं आपको हेड्स अप दे रही हूँ कि आप प्रिपेयर करें अपने लेक्चर्स को साइड बाय साइड। किसी लेक्चर में कोई कंफ्यूजन है, कोई पॉइंट समझ नहीं आया, तो वो आप लोग मुझसे नेक्स्ट क्लास या ड्यूरिंग दैट लेक्चर पूछ सकते हैं, ठीक है। मैम आप अभी आप लोग, जी जी सिनेरियो बेस की प्रैक्टिस करवाए गए क्वेश्चंस में पता नहीं चलता, सिनेरियो बेस में काफी कंफ्यूजन हो जाती है। जी मारिया, मैम मैं कह रही हूँ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस है, आप उसके साथ साथ में प्रैक्टिस करवाए जाए, हम बता दिया करें साथ साथ कि इसमें ये सिनेरियो बेस्ड ऐसे बन रहा है, ताकि हमारी प्रैक्टिस होती जाए उसमें। जी बच्चों, जो ये वर्कशीट्स हैं वो इसीलिए ही हैं ताकि आप लोगों के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए। दूसरी बात, ये आपके रिसोर्स पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सिनेरियो कैसा बना रहे हैं। मैं आप लोगों को अपनी तरफ से अश्योरिटी देती हूँ कि मेरे सिनेरियोज ऐसे रैंडम सिनेरियोज नहीं होंगे, रेलिवेंट सिनेरियोज होंगे जो आपने पढ़े हैं। एग्जाम्पल मैं देती हूँ, जैसे आप लोग डिफरेंट रिसर्चेस डिस्कस करते हैं अपने लेक्चर्स में, तो वही रिसर्चेस जो हैं सिनेरियोज में कन्वर्ट होती हैं और उसकी बेसिस के ऊपर क्वेश्चनिंग, ठीक है। न्यूट्रोजेनोमिक्स में जो न्यूट्रोजेनोमिक्स है ना, इसमें सारी रिसर्चेज हैं, ठीक है, कि रैट्स के ऊपर ये रिसर्च हुई और ये फाइंडिंग थी। तो उन्हीं रिसर्चेस के ऊपर सिनेरियोज बनेंगे और उन्हीं से आपके फर्दर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, महानूर का क्वेश्चन था कि डायबिटीज में टाइप 1 और टाइप 2 दोनों इनहेरिटेड होते हैं। तो बच्चों, जो टाइप 1 डायबिटीज है वो इनहेरिटेड होती है और टाइप 2 डायबिटीज जो है वो इनहेरिटेड नहीं है, ठीक है। लेकिन दोनों जो है वो जीन एक्सप्रेशन के साथ रिलेटेड हैं। आपके जीन एक्सप्रेशन में चेंजेस आते हैं और उसकी वजह से डायबिटीज होती है। और दोनों का एविडेंस जो है वो आपके एचएलए सिस्टम, सॉरी, टाइप 1 डायबिटीज का एविडेंस जो है वो एचएलए सिस्टम पे मिलता है, कि अगर आपके पेरेंट्स में एचएलए सिस्टम में जो है वो टाइप 1 डायबिटीज है
तो वो डायरेक्टली ट्रांसफर होगी फर्दर ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। चलो जी बच्चों, लेक्चर को एंड करते हैं और प्लीज इस लेक्चर को गो थ्रू करके आइएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी। ओके, ऑलराइट, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।